तो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की पहले बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल तो आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डी यू, सिंस डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, जहाँ डब्ल्यू सी क्या है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना। तो मान लो जैसे कि ये कोई पार्टिकल है जो फिक्स है यहाँ, है ना, ये फिक्स है। और एक पार्टिकल यहाँ है m2 जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पे मान लेते हैं, यानी ये a पॉइंट पर है और इसको m2 को हमें इस पॉइंट पर लेके जाना है b पर, जो कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये r2 है, यानी r1 से r2 अपने को लेके जाना है। लेकिन आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, है ना। तो अगर मान लो किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ कहीं है C पॉइंट पर, जो कि यहाँ से ये r डिस्टेंस पर है, तो आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर लग रहा है F, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है dr। तो इसकी वजह से वर्क क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, राइट साइड में। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर, जहाँ एफ कितना है माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है कि नहीं। ये लॉजिक समझ में आया सबको। यस और नो। यस सर। लिखो इसको। अब आपके बोर्ड में क्या क्या रह गया वो मुझे बता दो आप। वैसे तो लगी रही इस वीक भी क्लास है आपकी बोर्ड की, तो मेरे ख्याल से आपका जो भी बचा हो बता देना भाई। अब बचा है क्या मेरे ख्याल से आपकी बोर्ड के, इलास्टिसिटी बचा है ना, विस्कोसिटी हो गया। विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी ये बचा है ना, और तो कुछ बचा नहीं, बाकी सब हो गया मेरे ख्याल से बोर्ड का। तो अच्छा एक चीज जो स्टेट बोर्ड के है ना, वो रे ऑप्टिक्स के लिए सर को बोल देना, ठीक है। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी, और वो एक इलास्टिसिटी विस्कोसिटी एक लेक्चर में हो जाएगा, और रे ऑप्टिक्स भी पढ़ लीजिएगा आप लोग,
कार्नोट इंजन बचा है, वो आज टाइम मिला तो मैं बता दूंगा। कार्नोट इंजन, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर बचा होगा, हाँ तो करवा दूंगा मैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग R1 से R2। तो DWC ये तो हो जाएगा WC, ये माइनस GM1M2 DR बाई R स्क्वायर R1 से R2। तो WC इक्वल टू हो गया माइनस GM1M2, ये माइनस 1/R R1 से R2। तो WC माइनस को बाल लेंगे तो प्लस हो गया, तो GM1M2 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, और सिंस DU इक्वल टू माइनस WC है, यहाँ रख देंगे, तो माइनस GM1M2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग U2 माइनस U1, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो GM1M2 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास क्या आ गया है? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे देखेंगे? देखो पोटेंशियल तो हो गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। लिख लिया ना? अब देखो, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ, if reference point is chosen at infinity and potential energy is taken to be zero at infinity। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि U मतलब R2 जो है, R2 अगर इन्फिनिटी है तो U2 क्या हो जाएगा? 0, और R1 मैंने मान लिया कि R है, और U1 इक्वल टू U है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस U इक्वल टू GM1M2 बाई 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, यानी U इक्वल टू आ गया माइनस GM1M2 बाई R। तो यहाँ अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नेगेटिव आएगी,
तो जब भी अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या रहा, माइनस जी m1m2/r1, ये आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अपने इन्फिनिटी पर मान लिया और बात हुई थी हमारी कि रेफरेंस पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हो और जरूरी नहीं कि नहीं बोलो, लेकिन मैंने यहाँ मान लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को आर डिस्टेंस पर अगर दो पार्टिकल्स रखे हुए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग माइनस जी m1m2/r ले सकते हैं। तो ये आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करेंगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी की। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब नेक्स्ट है जैसे एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी की पहली बात तो ये है कि सोलर सिस्टम के लिए हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो अर्थ से उसको एस्केप कराना है तो सोलर सिस्टम में क्या करेगा, वो सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा वो, है ना। वो क्या करेगा, सन के चारों रिवॉल्व करना शुरू कर देगा वो बॉडी। तो तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो लिख लेते हैं, मिनिमम वेलोसिटी of a body minimum velocity of a body to minimum velocity of a body to escape the Earth's gravitational field.
ये पहला पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट, आफ्टर escaping from the gravitational field of Earth, it starts revolving around the sun. ठीक है। तीसरा, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। लिख लो पॉइंट्स। लिख लिया? No, sir.
लिख लिया? हाँ सर। अब देखो क्या होगा यहाँ। मान लो ये अर्थ सरफेस है और ये पूरा ये अर्थ बना हुआ है यहाँ, इसकी रेडियस आर है, जिसका मास है अर्थ का। यहाँ से एक पार्टिकल को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो और ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। इसका मास अगर m है तो इसकी अगर मान लो मैं कहूँ कि स्पीड v है, तो यहाँ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, क्योंकि ये इसको क्या माना था लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, सारा मास का मानेंगे सेंटर पे मानेंगे, तो यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r, तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, प्लस क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये आ गया जी एम एम बाई आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू आ गया हमारे पास में रूट 2gm बाई आर, और ये अर्थ सरफेस इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ जी एम और आर की सबकी वैल्यू रखेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर रूट में, क्योंकि ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करो तो जी एम बाई आर स्क्वायर जी हो जाएगा ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ देखो आप जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखिएगा, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर रखिएगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो एस्केप वेलोसिटी आई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी आ रही है। दूसरा आप देख रहे हो कि किसी भी डायरेक्शन में आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, चाहे इधर, यानी उससे भी इंडिपेंडेंट होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से ये इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा मास ऑफ द बॉडी इंडिपेंडेंट होता है। अभी लिखवा दूंगा ये पॉइंट्स में, नोट डाल के लिख लो पहले इसको। लिख लिया?
डीपीपी करो ना आप, डीपीपी करो, सारा रिवीजन हो जाएगा आपका, उसमें पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ओके लिख लिया? क्या हो गया? लिख लिया। अच्छा, दरअसल मैं ये कह रहा हूँ यहाँ, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हमने लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सरफेस पर ही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि आउटर के लिए सारा मास का मानते हैं हम लोग, स्फीयर का सेंटर पे मानते हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई आर, अभी बताया ना, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, प्लस इस बॉडी की, यानी जो बॉडी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। और फाइनली हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहा है, प्लस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि अपने को इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी कितना आ गया, एस्केप वेलोसिटी इसकी, ये एस्केप वेलोसिटी है, तो √2 gm/r आ गया, या इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, क्योंकि हमें मालूम है जी इक्वल टू क्या होता है, gm/r² होता है, तो हमारे पास में √2 gr आ गया, ये वैल्यू रखोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अर्थ सरफेस से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है और इसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, तो वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाएगा वो। ओके, अभी समझ में आया? तो ये आपका हो गया है, इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं, लिखो, इसमें वैसे भी मुझे कुछ पॉइंट ऐड करना था, इसलिए लिख लिया? हेलो, यस सर। तो क्या पॉइंट लिख रहा था मैं, देखो, escape velocity is independent of mass of the body
और सेकंड इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसी में ऐड कर दो चलो चाहो तो। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो ये हमारा आपका पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसी में मैं पढ़ा देता हूँ आपको कार्नोट इंजन में। कार्नोट इंजन दरअसल ये हाइपोथेटिकल इंजन है। इट इज हाइपोथेटिकल इंजन। इट इज अ हाइपोथेटिकल इंजन, यानी थ्योरेटिकली ऐसा इंजन बना नहीं सकते आप। तो इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ पहले ले लेता हूं मैं। तो ये V और ये P होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। तो ये पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ पहले इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है A to B, फिर B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। फिर C to D कंप्रेशन होता है आइसोथर्मल, और D to A कंप्रेशन होता है एडियाबैटिक। यानी A B जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, and C to D isothermal compression, और D to A एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज होना, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना। सिंपल लॉजिक। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब A to B तक टेम्परेचर क्या बना रहेगा T1, और C to D टेम्परेचर क्या बना रहेगा T2, ठीक है। तो ये T1 जो है T2 से ज़्यादा होता है, T1 जो है T2 से ज़्यादा हो, क्योंकि वो सोर्स है जो क्या करेगा, हीट सप्लाई करता है। उस हीट का कुछ पार्ट वर्क करता है, कुछ पार्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी सराउंडिंग में चला जाता है। तो इसी के थ्रू हम बात करेंगे। तो यहाँ इस साइकिल, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जब भी होगा उसकी एफिशिएंसी की बात की जाती है, तो हम लोग इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके आएगा तो वो एफिशिएंसी पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर बताता हूँ मैं आपको।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे ये मान लो सोर्स है, ठीक है, या ये T1 डिग्री सेल्सियस पर है और ये एक तरह से कंप्रेसर है जिस पर ये मान लो कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पर ये वर्क करेगा, तो ये इसने Q1 हीट सप्लाई किया और इस पर वर्क हुआ मान लो W और कुछ पार्ट इसका रिजेक्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं सिंक। तो ये T2 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कुछ हीट ये रिजेक्ट करेगा। इस हीट का तो कोई यूज ही नहीं है ना। तो यहाँ एक्चुअली हीट कितना दिया है, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 ना। तो वर्क कितना हुआ यहाँ, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हुआ। तो यहाँ जो एफिशिएंसी की हम लोग बात करेंगे, ईटा क्या है, एफिशिएंसी है। तो जब आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो एफिशिएंसी क्योंकि वर्क कितना हुआ W और Q2 का तो यूज ही नहीं है तो बेकार चला गया, तो W बाई Q1, यही मतलब हुआ ना एफिशिएंसी। और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो W बाई Q1 इंटू 100, यानी एफिशिएंसी को हम लोग ऐसे भी देखते हैं, टोटल वर्क डन by gas in a cycle divided by heat supplied to the system, मतलब पॉजिटिव हीट लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव हीट लेना है, ये कहने का मतलब है। क्योंकि Q2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना वहाँ तो नेगेटिव मिल जाएगा, बताऊंगा आपको भी। तो Q2 नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हुआ, हीट रिजेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर Q1 पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमने सिस्टम को हीट दिया होता है, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब सिस्टम से हमने हीट लिया होता है ना। वर्क पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब गैस ने वर्क पॉजिटिव किया, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। अगर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कंप्रेशन होना होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करना होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने पहले पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया होगा, ये लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो
A to B, फिर B to C, C to D एंड D to A। ओके, पहले बात करूंगा मैं A to B के लिए, जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है मतलब आपको मालूम है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है, n कांस्टेंट होता है, ये r कांस्टेंट होता है, t कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, तो PV इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो आपने इसमें वर्क भी निकाला होगा, तो वर्क क्या होता है? dW इक्वल टू PdV होता है ना। तो जब आप ये वर्क निकाला होगा तो यानी WAB आपको मिला होगा nRT1, क्योंकि ये T1 टेम्परेचर पर है ना। तो ये आता है ln VB/BA, ये आपने किया होगा पहले, या मैं करके दिखाऊं इसको। क्योंकि वर्क जो होता है वर्क डन बाय गैस ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया WAB। अब WAB आ गया तो आप देखो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब DU 0 हो गया। तो हियर DU इक्वल टू कितना? 0। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इक्वल टू क्या है? DW प्लस DU। तो आप देख रहे हो DW मतलब WAB, DU मतलब ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया? अल्टीमेटली ये Q1 आ गया, ये जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि VB BS से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो nRT1 ln VB/BA, तो ये पॉजिटिव हीट होगा इस केस में, क्योंकि B to C में तो हीट ही 0 है, D to M 0 है, तो C to D में आप देखोगे कि नेगेटिव आ जाएगा वो। तो इसका मतलब वो रिजेक्शन वाली हीट है, ये लिख लो पहले। हो गया ना, तो ये हमारे पास में Q1 आ गया। ठीक, अब B to C की बात करेंगे, तो B to C में क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसमें DQ क्या मानते हैं हम लोग? 0 मानते हैं। तो DQ 0 मानते हैं, तो इसमें जो प्रोसेस इक्वेशन मानी जाती है वो PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये क्या है? प्रोसेस इक्वेशन होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, है ना। ये क्या है? प्रोसेस इक्वेशन है। तो जिस तरह से आइसोथर्मल में प्रोसेस इक्वेशन क्या है? ये प्रोसेस इक्वेशन ही है दरअसल।
कौन सी, ये वाली आइसोथर्मल के लिए। उसी तरह एडियाबेटिक के लिए प्रोसेस इक्वेशन ये होती है। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे की बात करता हूँ। यानी इस वाले प्रोसेस में ना तो हीट एक्सचेंज, ना तो हीट सराउंडिंग को जा रही है, ना सराउंडिंग से हीट आ रही है, यानी हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है बिटवीन दी सराउंडिंग एंड सिस्टम। ओके, तो यहाँ वर्क क्या होगा, तो वर्क हो जाएगा यहाँ से देखेंगे, सिंस पी वी रेज टू गामा, इसको मैंने मान लिया कि स्मॉल के जो कि कांस्टेंट है, तो हमारे पास वर्क क्या होता है, पी डी बी, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी सी। तो पी की वैल्यू यहाँ रखो आप, क्या हो जाएगी, स्मॉल के बाई वी रेज टू गामा डी वी, और इसको इंडिकेट करेंगे वी इनिशियल, यानी वी इनिशियल का मतलब वी बी है ना, ये मतलब हुआ वी बी टू वी सी। तो आपको मालूम ही होगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, के तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो वी रेज टू गामा, वी रेज टू माइनस गामा डी वी वी बी टू वी सी। तो इसका इंटीग्रेशन पता ही है, तो डब्ल्यू बी सी, तो क्या होता है ये, तो वी रेज टू गामा, वी रेज टू माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, यानी वी बी टू वी सी। ये हो गया के, ये हो गया वी सी रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस वी बी माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1। ये बात समझ में आ गई भाई सबको यहाँ तक? हाँ, हेलो। हाँ सर। अब यहाँ देखो, हमारे पास में जो प्रोसेस इक्वेशन यानी पी बी वी बी रेज टू गामा इक्वल टू पी सी वी सी रेज टू गामा इक्वल टू के ना। तो यहाँ देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डब्ल्यू बी सी इक्वल टू के स्मॉल के वी सी माइनस वी रेज टू माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा, वी सी माइनस उसी तरह यहाँ तो ये क्वांटिटी क्या है देखो यानी ये पी सी तो है, और पी सी बी सी क्या है, एन आर टी सी। तो टी सी तो टी वन है, तो एन आर क्या आ गया है, टी वन माइनस टी टू आ गया बाई माइनस गामा प्लस 1। क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ देखो ये टेम्परेचर अगर टी वन है यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर सी से डी का टेम्परेचर, सी पे भी टी टू है
तो बी और सी का टेम्परेचर क्या है, यानी बी का टेम्परेचर बी है, बी का टेम्परेचर T1 है, सी का टेम्परेचर T2 है, वही मैंने यहाँ कर लिया है ना। यानी ये वर्क आ गया, और डी क्यू तो यहाँ जीरो ही है, डी मतलब है ना, डी क्यू जीरो, यानी क्यू बी सी तो जीरो ही है, बात ही नहीं करेंगे। टोटल वर्क अपने को चाहिए क्योंकि इसलिए एफिशिएंसी निकालना है, लिख लो इसको। कौन सा पिछला स्लाइड देखना है आपको, ये ना। लिख लिया, ओके। और ये भी लिख लिया इधर का, ठीक है। तो ये WBC आ गया, तो WA मिल गया, WBC मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग C2D के लिए। तो C2D के लिए क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो DU तो जीरो हो गया, तो DQ इक्वल टू DU प्लस DW, अल्टीमेटली क्या आ गया, DW है ना। तो DQ, और आपको मालूम है DW क्या होता है इस केस में, nRT2, तो ln VD बाई VC। अब ध्यान से देखिए आप, VD जो है वो लेस देन VC है, इसका मतलब ये वाला Q2 पार्ट है हमारा। तो Q2 पार्ट क्या रहा है यहाँ, देखो नेगेटिव आ रहा है, Q2 क्या रहा है यहाँ, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो इसका दरअसल क्या लिखते हैं वहाँ दरअसल इसका मोड लिखते हैं वहाँ, ताकि उसको माइनस के साथ ले लेता हूँ मैं। nRT2 ln, ये क्या हो जाएगा दरअसल, VC बाई VD हो जाएगा, ये ले लेता हूँ मैं, है ना। तो ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये रिजेक्टेड हीट हो गई है। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें वर्क तो मैं मालूम है, वर्क क्या है यहाँ देखो, ये वर्क ही तो है। तो WCD जो वर्क है यहाँ वो है nRT2 ln VD बाई VC। उसी तरह बात करते हैं D2A के लिए। तो D2A में क्या हो रहा है देखो, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो DQDA तो जीरो ही है यहाँ। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आ जाएगा भाई, DQ इक्वल टू क्या होता है, DU प्लस DW होता है ना, तो ये तो जीरो ही आ गया।
तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू आ गया। और इस केस में डी डब्ल्यू क्या होगा, अभी भी निकाला हम लोगों ने, तो डब्ल्यू डी ए इस केस में आ जाएगा एन आर, लेकिन फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। अभी फाइंड करके मैंने बता दिया आपको, उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो वहाँ क्या था फाइनल टेम्परेचर, नहीं इस केस में वहाँ था T2 था फाइनल, इनिशियल T1 था, यहाँ फाइनल T1 है, इनिशियल T2 है, तो ये आ जाएगा। तो इसमें भी डी क्यू तो जीरो ही है, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, ये लिख लो पहले। हाँ लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग पहले टोटल वर्क की बात करेंगे। तो टोटल वर्क जो होगा W, वो WAB, WBC, WCD प्लस WDA। तो WAB nRT1 ln VB बाई BA प्लस ये nR T2 माइनस T1 बाई माइनस गामा प्लस 1 प्लस WCD nR T2 ln BD बाई BC प्लस nR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। आप यहाँ देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो W इक्वल टू आ गया nRT1 ln VB बाई VA प्लस nRT2 ln VD बाई BC, ये हमारे पास होगा। और जो यहाँ पॉजिटिव हीट जो कि Q1 ही है, वो किसके इक्वल है, nRT1 ln VB बाई VA। तो एफिशिएंसी होगी इसके W बाई Q1, तो ये हो जाएगा nRT1 ln VB बाई VA प्लस nRT2 ln VD बाई BC डिवाइडेड बाई nRT1 ln VB बाई BA। तो आप देख रहे हो कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में T2 बाई T1 ln VD बाई BC
डिवाइडेड बाई ln VB बाई VA, ये आ जाएगा। तो लिख लो आप, ये ईटा हो गया मेरा। और अभी सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो मैं इसको। लिख लिया आप लोगों ने? ओके। अब हमें ये रिलेशन निकालना है, VD बाई VC, यानी ln VD बाई VC डिवाइड बाई ln VB बाई VA। ओके, तो मैं यही इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको रिमूव कर दूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि C2D तो आइसोथर्मल है, और B2C क्या है, एडियाबेटिक है। तो B2C में क्या हो रहा है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये एक रिलेशन भी निकल के आता है, TV रेज टू गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मालूम है कैसे आया, ये यहीं से आया, PV रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। क्योंकि PV इक्वल टू NRT हम लोग अप्लाई करेंगे, तो P को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, तो क्या लिखूंगा मैं, NRT बाई V, और ये V रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो आप देख रहे हो कि NRT, क्योंकि मतलब T, तो NR तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, TV रेज टू गामा -1 आ गया ना, इक्वल टू कांस्टेंट। ये यहाँ से आया, क्लियर है पॉइंट। तो B2C में क्या हो रहा है, देखो यहाँ, T1 VB रेज टू गामा -1 दैट विल बी इक्वल टू T2 VC रेज टू गामा -1 हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, T1 बाई T2 इक्वल टू हमारे पास में है VC बाई VB, और ये गामा -1। ओके, तो यानी VC बाई VB इक्वल टू हो गया T1 बाई T2, और इसकी पावर कितना लिखोगे आप, 1 बाई गामा -1 लिखोगे। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? यस सर। तो ये लिख लो पहले।
फिर हमारे पास में D2A के लिए बात करेंगे हम लोग। तो D2A में भी T(v)⁻1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो वहाँ क्या हो जाएगा देखो, T2(vd)⁻1 इक्वल टू T1(va)⁻1। तो सेम चीज़ वहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, Vd/Va इसके पावर (1 इक्वल टू ये होगा T1/T2। अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन मान लो ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ से, ये हो गया Vd, एक मिनट, ये हो गया Vd/Va इक्वल टू T1/T2 और इसकी पावर है 1/(γ-1), यानी इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखो आप 1, 2 और 3 है ना, क्या हो रहा है यहाँ देखो, सिंस 2 इज इक्वल टू क्या यहाँ 3 है, इक्वेशन 2 इक्वल टू 3, यानी रिलेशन क्या मिल गया अपने को यहाँ से। तो ये मिल गया Vc/Vb इक्वल टू Vd/Va। और यहाँ देखो इस वाले में, अभी लिख लो फिर बताता हूँ मैं फाइनली क्या हो रहा है। लिख लिया। अब यहाँ देखो, मैं यहीं से इसको रिमूव करता हूँ, देखो ऊपर वाले पार्ट को। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, Vd/Vc इक्वल टू लिख सकते हो Va/Vb ना। अब इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखो, तो क्या हो रहा है हमारे पास में, एटा इक्वल टू 1 प्लस T2/T1 और ऊपर आप लिख सकते हो ln Vd/Vc क्या हो गया यहाँ, Va/Vb ना, डिवाइडेड बाई ln ये Vb/Va। आप इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इफ आई राइट लाइक दिस, एटा इक्वल टू 1 प्लस T2/T1 और ऊपर देखो माइनस ln Vb/Va डिवाइड बाय ln Vb/Va, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या आ गया, यानी ये क्या आ गया, 1 माइनस T2/T1 आ गया ना। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो इसकी एफिशिएंसी क्या, 1 माइनस T2/T1। आप देख रहे हो कि ये जो एफिशिएंसी है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सब्सटेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, यानी द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है,
अच्छा, इसी को आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस Q2/Q1, यानी Q2/Q1 इक्वल टू T1/T2। ये आपके क्वेश्चन करने में काम आएगा ये वाला पॉइंट। लिख लिया ना? और क्या पढ़ना था आपको? रेफ्रिजरेटर भी पढ़ना है ना? कि हो गया था? कीर्ति, रेफ्रिजरेटर हो गया? अच्छा, दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ाई देता हूँ तुम्हें, खत्म ही करता हूँ इसको आज। आप लेकिन इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी आप पढ़ लेना। हाँ, क्यूट, वही है, सही है, यही होगा मतलब T2/T1 ही है। यहाँ से देखना, चलो कोई बात नहीं। तो फिर जिनको पढ़ना है बता देना सर को, बस वही बचा मेरे ख्याल से आपके, और तो भी सब हो जाएगा। लिख लिया है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास में रेफ्रिजरेटर। इट इज दी नहीं, उनको है मेरे ख्याल से किट। पढ़ा देता हूँ मैं ज़्यादा, वैसे तो मेंस में तो है ही है, और वैसे तो मैंने क्या कहा, बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो आप पढ़ लो। जिसको भी पढ़ना है मतलब पढ़ लो आप तो, ठीक है, जिसको नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेंस में तो है ना? पर अभी तो बोर्ड तो करेंगे हम लोग, तो जिसको है वो पढ़ लो, और जिसका नहीं है अभी मान लो पोर्शन में, तो कुछ और करो अभी बैठ के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 10 मिनट में हो जाएगा ये। रेफ्रिजरेटर, इट इज अ रिवर्स ऑफ कार्नोट इंजन। मतलब कैसे? ये क्या है एक्चुअली, ये है कोल्ड रीजन जिसका टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है। यानी ये क्या है, ये फ्रीजर है, और ये क्या है इधर, ये रूम है, इसको हम लोग हॉट रीजन बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कितना है, T1 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कंप्रेसर होता है, उस पर वर्क कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ये क्या करता है, यहाँ से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करता है, किससे, फ्रीजर से। Q1 हीट रिजेक्ट कर देता है, उसका रिवर्स हो गया ना, क्योंकि पहले क्या लिया था हमने, Q1 आया है ना, उसने W वर्क किया और Q2 रिजेक्ट किया, तो उसका रिवर्स है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू है W प्लस Q2, ठीक है। तो यानी Q1 हीट यहाँ रिजेक्ट हुआ, अब W वर्क किया, तो Q2 क्या किया हमने, यहाँ से फ्रीजर से बाहर निकाला, हीट को बाहर निकाला, यानी वहां से हीट को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ एफिशिएंसी की बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि जो हीट बाहर जा रहा है वो तो इन दोनों से ज्यादा है, तो अब तो एफिशिएंसी तो ज्यादा हो गई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी अल्फा की। तो अल्फा इक्वल टू होगा, क्योंकि Q2 हीट को हमने एक्सट्रैक्ट किया और W वर्क किया, तो यहाँ W हो जाएगा हमारे पास में Q2 बाई Q1 माइनस Q2। ठीक है, और इसी को आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है सिंस Q1 बाई Q2 का रिलेशन हमने ये देखा है T1 बाई T2 होता है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। तो ये रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो कोल्ड रीजन यानी फ्रीजर से हीट को ले निकाला जाता है, किससे? वर्क करके। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के बिना हो ही नहीं पाएगा, इसलिए तो इसको। और यहाँ क्या होता है? कंप्रेसर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग ये वर्क करते हैं, और रूम के बाहर, रूम के मतलब रूम के अंदर, फ्रीजर के बाहर जो हीट अपने को मिलती है वो Q1 मिलती है। तभी तो आपने देखा होगा फ्रीजर के पीछे फ्रीज के पीछे जाके देखो आप, वो हीट अप हो चुका होता है पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। हीट पंप भी बता देता हूँ मैं आपको। लिख लिया भाई सबने? लिख लिया ना? हाँ सर। नेक्स्ट है हीट पंप। हीट पंप में क्या होता है, आप देखो। ये कोल्ड रीजन होता है, यहाँ का टेम्परेचर T1 डिग्री से T2 डिग्री सेल्सियस है, और ये दरअसल सराउंडिंग है, यानी रूम के बाहर का। तो कोल्ड रीजन यानी ये सराउंडिंग है दरअसल, यानी रूम के बाहर का एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ भी हम लोग वर्क करते हैं W, तो यानी सराउंडिंग से, और ये रूम होता है दरअसल, जिसको अपने को गर्म रखना है, तो हॉट रीजन है ये। तो यहाँ से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट किया इसने, और यहाँ Q1 रूम के अंदर क्या कर दिया, एक तरह से एग्जॉस्ट मतलब छोड़ दिया उधर जाके। तो सराउंडिंग से हीट लेके रूम के अंदर हीट आ रहा है। ठीक है, तो ये हीट पंप का काम है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि Q1 हीट यूज हो रहा है और Q2 क्या हो रहा है, सराउंडिंग से लिया जा रहा है। तो यहाँ Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 तो होगा, ये T1 डिग्री सेल्सियस पर है, तो W इक्वल टू यहाँ Q1 माइनस Q2 तो होगा। तो यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेते हैं हम लोग। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली Q1 का यूज हो रहा है ना हमारे लिए, तो Q1 बाई W की बात करेंगे हम लोग, यानी Q1 बाई Q1 माइनस Q2, या T1 बाई T1 माइनस T2। तो ये इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा। क्लियर? तो इस केस में ये चेंज हो जाएगा बीटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि यूज तो हमें Q1 से है और W अपने को वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग। तो आपका ये वाला पार्ट हो गया और ग्रेविटेशन वाला पार्ट हो गया। बस मेरे ख्याल से एक इलास्टिसिटी विस्कोसिटी बचा है, तो आप सर से पढ़ लेंगे। अभी बोर्ड लेक्चर है ना इस वीक में आपके? कल हो गया था एक।
कल हो गया, और भी है ना? नहीं है, नहीं है इस वीक में। देखो तो यार, एक बार देख के बताऊंगी, रुको एक मिनट। तो फिजिक्स का नहीं है। कल थर्सडे को भी क्लास है ना आप लोगों की? चलो कल मैं आपको इलास्टिसिटी विस्कोसिटी करा देता हूँ। ओके, पहले वही करवा देता हूँ मैं, ताकि बोर्ड से फ्री हो जाए हम लोग। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। सर वो ग्रेविटेशन में सैटेलाइट्स का भी पार्ट बचा। सैटेलाइट का क्या पार्ट बचा हुआ है? सर मोशन ऑफ सैटेलाइट, हाँ सर। वो तो पढ़ा दिया ना मैंने आपको, टाइम पीरियड निकाला था ना। जियो स्टेशन सैटेलाइट का बचा है क्या? हाँ सर। हाँ, जियो स्टेशन सैटेलाइट का पढ़ा देता हूँ मैं आपको। करवा देता हूँ मैं, लिख लिया सबने? हाँ सर। मोशन ऑफ सैटेलाइट मैंने करवाया था, टाइम पीरियड निकाला था, आपको याद हो तो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GM इंटू आर क्यू, और उसकी ऑर्बिटल स्पीड भी फाइंड किया था हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ा देता हूँ मैं। तो जियो स्टेशन सैटेलाइट का मतलब ये है कि ये वो सैटेलाइट है जो अर्थ, यानी इसका जो टाइम पीरियड है, और अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है, यानी 24 आवर्स, तो इस सैटेलाइट का भी 24 आवर्स रहता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट time period of satellite of for revolving around earth is same as time period of earth rotation। ठीक है, तो अर्थ का कितना है? 24 आवर्स, तो इसका भी 24 आवर्स ही होगा। तो मान लो जैसे कि ये अर्थ है, और ये मान लो सैटेलाइट है हमारे पास में यहाँ कहीं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और ये मान लो v स्पीड से जा रहा है। इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, यानी ये हाइट h में मान लेता हूँ, और ये जो है ये r है यहाँ से यहाँ तक, यानी r डिस्टेंस है इसकी सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, वो r प्लस h होगी। तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कितनी हाइट पर हम लोग इसको जाके रिलीज करें, कि ये इसका टाइम पीरियड और अर्थ का रोटेशन जो है वो दोनों सेम रहे। इसका मतलब है कि अगर सैटेलाइट यहाँ, ये कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, कुछ टाइम बाद अगर सैटेलाइट यहाँ कहीं पहुँचता है, तो ये वाला पॉइंट जो है ए पॉइंट, ये भी यहाँ पहुँच रहा होगा, और सैटेलाइट यहाँ कहीं होगा।
ये भी v स्पीड से जा रहा है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? यानी अर्थ के साथ साथ ये रोटेट कर रहा है ना। तो आप यहाँ देखो कि अगर इसका मास m है और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो G(m)m बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप? mv² बाई r प्लस एच लिखोगे, या m ओमेगा स्क्वायर r प्लस एच लिखोगे। ये बात समझ में आ रही? ये पॉइंट क्लियर भाई? क्योंकि आपको मालूम होगा कि v इक्वल टू ओमेगा r प्लस एच होता है ना, और हमें मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ? 2 पाई बाई कैपिटल टी होगा, जहाँ कैपिटल टी कितना है इस केस में? 24 आवर्स है। कितना है? 24 आवर्स है। लिख लो इसको। भाई समझ में आया? हाँ सर। ये पॉइंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ देखो, इसको रिमूव करते हैं। तो अब आप देखो हमारे पास में इक्वेशन है, तो G(m)m बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू हमारे पास में m ओमेगा स्क्वायर r प्लस एच, ये और ये साथ में ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा देखो Gm इक्वल टू ओमेगा को देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, और ये r प्लस एच टू पावर 3। तो हमें टाइम पीरियड तो पता है, हमें हाइट बताना है दरअसल इसमें कि किस हाइट पर इसको हम लोग रिलीज करें। तो ये हो जाएगा Gm टी बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/3 इक्वल टू r प्लस एच, यानी h इक्वल टू हो जाएगा Gm टी बाई 2 पाई का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 माइनस आर। जब आप इसको सारी वैल्यूज पुट कर लोगे, t की वैल्यू 24 आर से, यहाँ r की वैल्यू पता ही है, g और m जो कि मास ऑफ अर्थ है, तो ये वैल्यू आपको मिलती है लगभग 36,000 किलोमीटर। यानी जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है उसको कहाँ रिलीज किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। यानी इसकी जो ऑर्बिट रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 36,000 प्लस 6400 किलोमीटर, क्योंकि ये तो हाइट है अर्थ सरफेस से। 36,000 किलोमीटर सेंटर से, अर्थ से सेंटर्स में, ठीक है, इसमें 6,400 और ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये था। चलो इसी का सैटेलाइट का देखो, आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वेटलेसनेस क्या होता है, वो भी चलो पढ़ाई देता हूँ।
लिख लिया है? लिख लिया है क्या? हाँ सर। चलो देखो, एक और कॉन्सेप्ट होता हुआ बताता हूँ आपको। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो मान लो जैसे कि ये अर्थ है, इसका मास m है और लार्ज डिस्टेंस पर देख रहे आप 36,000, समझ रहे हैं ना? तो 36,000 इतना पास तो नहीं होता है। तो मान लो यहाँ मैं जो सैटेलाइट ले रहा हूँ वो, जिसकी इफेक्टिव रेडियस जो है वो हमारे पास में, क्योंकि सैटेलाइट डिस्टेंस के कंपेरिजन में तो काफ़ी स्मॉल होगा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐसा। मान लो ये सैटेलाइट इस तरह से है ना, और इसकी जो इफेक्टिव रेडियस है, ये इफेक्टिव रेडियस मैंने मान लिया कि ये है। एक आदमी मान लो यहाँ खड़ा हुआ है इसके अंदर, तो दोनों सेम स्पीड से इधर की तरफ जा रहे होंगे, है ना? तो पहले इसका सैटेलाइट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सैटेलाइट v स्पीड से जा रहा है, सैटेलाइट का मास मान लेते हैं m डैश है, मान लो ये ms ले लेते हैं, और इसका मास m है। तो आप देख रहे हो कि इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा सैटेलाइट को, साथ में इसको फोर्स भी तो लग रहा होगा। तो यानी इस पर जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, n प्लस GM/ms बाई r स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ms v स्क्वायर बाई r लिखोगे ना। ये समझ में आया? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ये हो गया फोर्स सैटेलाइट। भाई ये क्लियर है क्वेश्चन कैसे लिखे मैंने सैटेलाइट के लिए? हाँ, यस और नो? यस सर। अब इस मैन के लिए बात करते हैं, फॉर मैन। तो मैन पर आप देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मतलब सॉरी मैन ऐसा है ना, तो एक तो नॉर्मल इधर लग ही रहा होगा इसको, और ये फोर्स लग रहा है, तो ये भी v स्पीड से तो जा ही रहा है। क्या लिखोगे आप यहाँ, तो GM/m बाई r स्क्वायर माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r लिखोगे ना इसके लिए। ये समझ में आया? ये समझ में आया है क्या? हाँ सर। लिख लो तो इसको जल्दी से, फिर आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी देखिएगा नॉर्मल की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ। यहाँ क्या करो, m से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया है, GM बाई r स्क्वायर माइनस n बाई m इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास में। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ अ सैटेलाइट, वो आपके अभी बोर्ड में नहीं है, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको वहाँ उस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, लिख लिया? ये फिगर हटा दूं? हाँ सर।
अब यहाँ देखो इसी क्वेश्चन को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ भी एम एस से डिवाइड कर दूं, एन बाई एम एस प्लस जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ वी स्क्वायर बाई आर आ गया, है ना। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर मान लो 3 है, तो फ्रॉम 2 and 3, तो एन बाई एम एस प्लस जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या है देखो, जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस एन बाई एम है। इस वाली क्वांटिटी को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो गया देखो यहाँ एन बाई एम एस प्लस एन बाई एम, और आप देखो ये तो इससे कैंसिल आउट होने का मतलब जीरो आ गया ना। अब ये जीरो आने का मतलब क्या हो, देखो यहाँ एन को बाहर लो, 1 बाई एम एस प्लस 1 बाई स्मॉल एम, ये कभी जीरो हो सकता है क्या, ये वाला पार्ट पॉसिबल है नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, एन को जीरो होना पड़ेगा ना। तो सैटेलाइट में इसलिए आपने देखा होगा, है ना, कि जैसे स्पेस स्टेशन है, उसमें जब लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ नॉर्मल क्या होता है, एक तरह से जीरो फील होता है, यानी वेटलेसनेस, यानी वेट फील ही नहीं होता वहाँ, तो नॉर्मल जीरो आ गया। देखो आया लॉजिक समझ में, नॉर्मल जीरो आ रहा है। अब ये नॉर्मल जीरो आने का पीछे हुआ रीजन क्या है, एक्चुअली ये जो सैटेलाइट है ना, ये फ्री फॉल हो रहा है, मालूम है, ये हर बार गिर रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, गिरने के चक्कर में रोटेट कर जा रहा है वो, इसलिए तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो आ रही है, इसलिए वहाँ वेटलेसनेस फील होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट अभी अब नहीं है ना, और क्या कुछ रह गया था क्या, बताओ। मेरे हिसाब से इतना ही था। फ्री फॉल इस तरह से हो रहा है, देखो अगर उसी को ऐसे समझो आप, अगर वहां जाके इसको छोड़ देते हैं, मान लो रोटेशन का नहीं, फ्री फॉल का बोला है मैंने। फ्री फॉल का मतलब यह है कि देखो उसमें वेलोसिटी आएगी तो हर बार वो गिर रहा है, देखो हर बार ऐसा लग रहा है, उसको लगे ऐसा रहा है कि हमें कि वो घूम रहा है ना, लेकिन एक्चुअली वो गिरना चाहता है अर्थ की तरफ, लेकिन उसमें वेलोसिटी है, इसलिए क्या हो रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है वहां, तभी तो नॉर्मल देखो ना, नॉर्मल जीरो आने के पीछे लॉजिक क्या है, वरना नॉर्मल जीरो आ क्यों रहा है, इसका मतलब है कि वो फ्री फॉल हो रहा है वहां, हर बार वो क्या कर रहा है, सैटेलाइट गिरना चाहता है, लेकिन वो अर्थ के चारों रिवॉल्व करना शुरू कर देता है वो, तो हर बार गिर रहा है दरअसल वो, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, ये कहने का मतलब होता है। ठीक है फिर चलो, आज इतना ही, ओके बाय बाय। कल मैं आपको वाला पार्ट पढ़ा दूंगा फिर, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी वाला, ओके। ओके बाय बाय। बाय। Bye, sir. बाय 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 बाय। एक मिनट में क्या क्वेश्चन आया था पीयूष? What is frequency of oscillation of simple pendulum in artificial satellite? तो उसमें तो और कुछ नहीं दिया था, तो जीरो, क्योंकि टाइम पीरियड उसमें क्या हो जाएगा उसका, उसमें टाइम पीरियड आ जाएगा उसका इनफाइनाइट, टाइम पीरियड होगा इनफाइनाइट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, जीरो, सिंपल पेंडुलम की, क्योंकि वहां जी इफेक्टिव क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना, देख लो ना, जी इफेक्टिव एक तरह से क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है।
हाँ इसी कॉन्सेप्ट पे था वो, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी, टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके बाय बाय।